नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूँ हरिशंकर परसाई जी की एक रचना, बारात की वापसी। बारात में जाना कई कारण से टालता हूँ। मंगल कार्यों में हम जैसी चढ़ी उम्र के कुंवारों को जाना अपशकुन है। महेश बाबू का कहना है, हमें मंगल कार्यों से विधवाओं की तरह ही दूर रहना चाहिए। किसी का अमंगल अपने कारण क्यों हो। उन्हें पछतावा है कि 3 साल पहले जिनकी शादी में वह गए थे उनकी तलाक की स्थिति पैदा हो गई है। उनका यह शोध है कि महाभारत का युद्ध ना होता अगर भीष्म की शादी हो गई होती, और अगर कृष्ण मेनन की शादी हो गई होती तो चीन हमला न करता। सारे युद्ध प्रौढ़ कुंवारों के अहम की तुष्टि के लिए होते हैं। 1948 में तेलंगाना के किसानों का सशस्त्र विद्रोह देश के वरिष्ठ कुंवारे विनोबा भावे के अहम की तुष्टि के लिए हुआ था। उनका अहम भूदान के रूप में तुष्ट हुआ। अपने पुत्र की सफल बारात से प्रसन्न मायराम के मन में उस दिन नागपुर में बड़ा मौलिक विचार जागा था। कहने लगे, बस अब तुम लोगों की बारात में जाने की इच्छा है। हम लोगों ने कहा, अब किशोरों जैसी बारात तो होगी नहीं, अब तो ऐसी बारात ऐसी होगी, किसी को भगाकर लाने के कारण हथकड़ी पहने हम होंगे और पीछे चलोगे तुम जमानत देने वाले। ऐसी बारात होगी, चाहो तो बैंड भी बजवा सकते हो। विवाह का दृश्य बड़ा दारुण होता है। विदा के वक्त औरतों के साथ मिलकर रोने को जी करता है। लड़की के बिछड़ने के कारण नहीं, उसके बाप की हालत देखकर लगता है इस देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। पाव ताकत छिपाने में जा रही है। शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। जो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है। आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा। यह बात मैंने उस दिन एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वार्षिकोत्सव में कही थी। कहा था, तुम लोग क्रांतिकारी तरुण तरुणियां बनते हो। तुम इस देश की आधी ताकत को बचा सकते हो। ऐसा करो, जितनी लड़कियां विश्वविद्यालय में हैं उनसे विवाह कर डालो। अपने बाप को मत बताना, वह दहेज मांगने लगेगा। इसके बाद जितने लड़के बचे वे एक दूसरे से की बहन से शादी कर लें। ऐसा बुनियादी क्रांतिकारी काम कर डालो और फिर जिस सिगड़ी को जमीन पर रखकर तुम्हारी माँ रोटी बनाती है उसे टेबल पर रख दो, जिससे तुम्हारी पत्नी सीधी खड़ी होकर रोटी बना सके। 20-22 सालों में सिगड़ी ऊपर नहीं रखी जा सकी और न झाड़ू में 4 फुट का डंडा बांधा जा सका। अब तक तुम लोगों ने क्या खाक क्रांति की है। छात्र थोड़े चौंके, कुछ ही करते भी पाए गए, मगर कुछ नहीं। एक तरुण के साथ सालों मेहनत करके मैंने उसे ख्यालात संवारे थे। वह शादी के मंडप में बैठा तो ससुर से बच्चे की तरह मचल कर बोला, बाबूजी हम तो ना बैसपा लेंगे, बैसपा के बिना कौर नहीं उठाएंगे। लड़की के बाप का चेहरा पक जी हुआ। जूता उतार कर 5 इस लड़के को मारूं और 25 खुद अपने को। समस्या यूँ सुलझी कि लड़की के बाप ने साल भर में बैसपा देने का वादा किया। नेक के लिए बाजार से बैसपा का खिलौना मांगकर थाली में रखा, फिर 1.25 रुपया रखा और दामाद को भेंट किया। 1.25 रुपया मरते वक्त गोदान के निमित्त दिया जाता है ना। हाँ, मेरे उस तरुण दोस्त की प्रगतिशीलता का गोदान हो रहा था। बारात यात्रा से मैं बहुत घबराता हूँ, खासकर लौटते वक्त, जब बाराती बेकार बोझ हो जाता है। अगर जी भर दहेज न मिले तो वर का बाप बारातियों को दुश्मन समझता है। मैं सावधानियां बरतता हूँ। बारात की विदा के पहले ही कुछ बहाना करके किराया लेकर लौट पड़ता हूँ। एक बारात की वापसी मुझे याद है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वापस चलें, वरना इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। बस को देखा
तो श्रद्धा उभर पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? उन्होंने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी यार। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, पर डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। हमें गिलानी हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। बस बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों के हाल जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी।
लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक की प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ठंड बढ़ रही थी, खिड़कियाँ खुली ही थीं। डॉक्टर ने कहा, गलती हो गई, कुछ पीने को ले आता तो यार ठीक रहता। एक गांव पर बस रुकी तो डॉक्टर फौरन उतरा। ड्राइवर से बोला, जरा रोकना, नारियल ले आऊँ, आगे मढ़िया पर फोड़ना है। डॉक्टर झोपड़ियों के पीछे गया और देशी शराब की बोतल ले आया। छागलों में भरकर हम लोगों ने पीना शुरू किया। इसके बाद किसी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। पन्ना से पहले ही सारे मुसाफिर उतर चुके थे। बस कंपनी के हिस्सेदार शहर के बाहर ही अपने घर पर उतर गए। बस शहर में अपने ठिकाने पर रुकी। कंपनी के 2 मालिक रजाइयों में दुबके बैठे थे। रात का 1 बजा था। हम पांचों उतरे। मैं सड़क के किनारे खड़ा रहा। डॉक्टर भी मेरे पास खड़ा होकर बोतल से अंतिम घूंट लेने लगा। बाकी 3 मित्र बस मालिकों पर झपटे। उनकी गर्म डांट हम सुन रहे थे, पर वे निराश लौटे। बस मालिकों ने कह दिया था, सतना की बस तो 4-5 घंटे पहले ही जा चुकी है, अब लौटती होगी, अब तो बस सवेरे ही मिलेगी। आसपास देखा, सारी दुकानें, होटल बंद, ठंड कड़ाके की, भूख भी लग रही थी। तभी डॉक्टर बस मालिकों के पास गया। 5-1 मिनट में उनके साथ लौटा तो बदला हुआ था। बड़े अदब से मुझसे कहने लगा, सर नाराज मत होइए, सरदार जी कुछ इंतजाम करेंगे। सर उन्हें अफसोस है कि आपको तकलीफ़ हुई। अभी डॉक्टर बेतकल्लफ़ी से बात कर रहा था और अब वो मुझे सर कह रहा था। बात क्या है? कहीं ठर्रा ज़्यादा सर तो नहीं कर गया? मैंने कहा, तुमने क्या सर लगा रखी है? उसने वैसे ही झुककर कहा, सर नाराज़ मत होइए, सर कुछ इंतजाम हुआ जाता है। मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर भी परेशान था कि मैं कुछ समझ क्यों नहीं रहा हूँ। वह मुझे अलग ले गया और समझाया, मैंने इन लोगों से कहा है कि तुम संसद सदस्य हो, इधर जांच करने आए हो। मैं एक क्लर्क हूँ जिसे साहब ने एमपी को सतना पहुँचाने के लिए भेजा है। मैंने इनसे कहा था कि सरदार जी, मुझे गरीब की तो गर्दन कटेगी ही, आपकी भी लेवादेही हो जाएगी। वह स्पेशल बस से सतना भेजने का इंतजाम कर देगा। ज़रा थोड़ी एमपीएन-पन तो दिखाओ, उल्लू की तरह क्यों पेश आ रहे हो? मैं समझ गया कि मेरी काली शेरवानी काम आ गई। ये काली शेरवानी और ये बड़े बाल मुझे कोई रूप दे देते। नेता भी दिखता है, शायर भी, और बाल सूखे बिखरे हों तो जुम्मन शहनाई वाले का भी धोखा हो जाता है। मैंने मिथ्याचार का आत्मदबाद बटोरा। लौटा तो ठीक संसद सदस्य की तरह। आते ही सरदार जी ने रौब से पूछा, सरदार जी, आरटीओ से कब तक इस बस को चलाने का सौदा हो गया है? सरदार जी घबरा उठे। डॉक्टर खुश कि मैंने फर्स्ट क्लास रोल किया है। रौबदार संसद सदस्य का एक वाक्य काफ़ी है। यह सोचकर मैं दूर खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। सरदार जी ने वहीं मेरे लिए कुर्सी डलवा दी। वह डरे हुए थे और डरा हुआ मैं भी था। मेरा डर यह था कि कहीं पूछताछ होने लगी कि मैं कौन संसद सदस्य हूँ तो क्या कहूँगा। याद आया कि अपने मित्र महेश दत्त मिश्र का नाम धारण कर लूँगा। गांधीवादी होने के नाते वह थोड़ा झूठ बोलकर मुझे बचा ही लेंगे। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। झूठ यदि जम जाए तो सत्य से ज़्यादा अभय देता है। मैं वहीं बैठे बैठे डॉक्टर से चीख कर बोला, बाबू, यहाँ क्या कयामत तक बैठे रहना पड़ेगा? इधर कहीं फ़ोन हो तो जरा कलेक्टर को इत्तला कर दो, वे गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। डॉक्टर वहीं से बोला, सर बस 1 मिनट, जस्ट ए मिनट सर। थोड़ी देर बाद सरदार जी ने एक नई बस निकलवाई। मुझे सादर बैठाया गया, साथियों को बैठाया, बस चल पड़ी। मुझे एमपी-पन काफ़ी भारी पड़ रहा था। मैं दोस्तों के बीच अजनबी की तरह अकड़ा बैठा था। डॉक्टर बार बार सर कहता था और बस का मालिक हुजूर। सतना में जब रेलवे के मुसाफिर खाने में मैं पहुंचे तब डॉक्टर ने कहा, अब 3 घंटे लगातार तुम मुझे सर कहो, मेरी बहुत तौहीन हो चुकी है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में हरिशंकर परसाई जी की रचना बारात की वापसी। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।